नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना। और हम इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, परिचय की तरह नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके हर शब्द के पीछे की कहानी, इसका कानूनी सफर और इसका असली मतलब, उसे गहराई से जानेंगे। बिल्कुल, ये यात्रा हमें बताएगी कि कैसे कुछ वाक्यों का ये समूह हमारे संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया है और आज भी हमारे देश की दिशा तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नींव से। संविधान बनने से पहले एक तरह का नक्शा तैयार किया गया था कि आजाद भारत कैसा दिखेगा। हाँ, ये था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये हमारे संविधान के दर्शन और सिद्धांतों की, कह सकते हैं, बुनियाद थी। इसमें एक संप्रभु, स्वतंत्र गणराज्य भारत की कल्पना की गई थी और सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का वादा था। तो प्रस्तावना का जो अंतिम स्वरूप है वो इसी से प्रेरित है। बिल्कुल। अब देखते हैं प्रस्तावना का मूल पाठ। इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। और यही सबसे शक्तिशाली वाक्यांश है। क्यों? इसका सीधा मतलब है कि संविधान को शक्ति किसी राजा या बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता से मिलती है। अच्छा, संप्रभुता लोगों में है। इसमें कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। जरूर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं है। ठीक है। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द तो जहां तक मुझे याद है मूल प्रस्तावना में नहीं थे। सही कहा। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो समाजवादी का मतलब यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद से है, जिसका लक्ष्य गरीबी और अवसरों की असमानता को खत्म करना है। और पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। और लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या मतलब हुआ? इसके दो हिस्से हैं। अच्छा। लोकतांत्रिक यानी सरकार की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति, वो भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। मतलब वो वंशानुगत नहीं होता? बिल्कुल, कोई राजा या रानी नहीं। ठीक है। तो प्रस्तावना सिर्फ भारत की प्रकृति ही नहीं बताती, बल्कि ये हर नागरिक से 4 बड़े वादे भी करती है। हाँ, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन पर बात करते हैं। बिल्कुल। न्याय 3 स्तरों पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। सही। और स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की आजादी। और समता और बंधुता? समता का मतलब है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुता, जिसका मतलब है भाईचारे की भावना, जो व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ये आदर्श रूसी और फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रेरित है ना? हाँ, बिल्कुल। न्याय का विचार रूसी क्रांति से और स्वतंत्रता, समता, बंधुता का फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक कानूनी सवाल खड़ा हुआ, और वो ये था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? हाँ, और इसकी शुरुआत हुई 1960 के बेरूबारी संघ मामले से। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी तो है। कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ओहो। और इसलिए इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। तो इस फैसले के बाद तो संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को लेकर एक टकराव का दौर शुरू हो गया होगा। बिल्कुल। ये शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ मामलों से गुजरते हुए एक ऐतिहासिक मामले तक पहुंचा। और वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला। हाँ, वो मामला। ये भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। कितने जज थे? 13 न्यायाधीश। और इसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली थी। तो इस मामले का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इसमें 2 ऐतिहासिक चीजें हुई। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बेरुबारी वाला फैसला पलट दिया
और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, तो प्रस्तावना को उसका सम्मान वापस मिल गया। हाँ, और दूसरा नतीजा शायद इससे भी बड़ा था। वो क्या था? दूसरा था मूल ढांचे के सिद्धांत का जन्म। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। सही। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती। तो एक तरह से संसद की शक्ति पर एक लगाम लगा दी गई। हाँ, ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन बनाता है। तो इस मूल ढांचे के लिए प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना में लिखे शब्द जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता अच्छा, और सिद्धांत जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, यही सब मिलकर संविधान के मूल ढांचे की पहचान कराते हैं। तो ये उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो बताता है कि संविधान की आत्मा क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। लेकिन शर्त वही है। शर्त वही है कि संशोधन से मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और अब तक इसमें सिर्फ एक बार 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, जिससे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बिल्कुल। तो अगर हम आज प्रस्तावना की कानूनी स्थिति को संक्षेप में समझना चाहें तो क्या होगी? इसे 6 बिंदुओं में समझ सकते हैं। बताइए। पहला, यह संविधान का अभिन्न अंग है। दूसरा, यह सरकार को कोई शक्ति नहीं देती। अच्छा। तीसरा, यह सरकार की शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाती। तो फिर मूल ढांचा वाला पॉइंट? देखिए, ये सीधे तौर पर रोक नहीं लगाती, पर अप्रत्यक्ष रूप से एक सीमा तय करती है। ठीक है, समझ गया। चौथा बिंदु? चौथा, यह गैर न्यायिक है, यानी इसे सीधे अदालत में लागू नहीं करा सकते। पांचवा? यह संविधान की व्याख्या में मदद करती है। और छठा? इसमें संशोधन हो सकता है, बशर्ते मूल ढांचा नष्ट न हो। तो संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना एक मार्गदर्शक है, शासक नहीं। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बयान करता है। तो आज हमने देखा कि प्रस्तावना महज शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान का दर्शन, उसकी आत्मा और उसका आधार है। बिल्कुल। यह उन महान सिद्धांतों का प्रतीक है जिनके लिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है और न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपकरण। और ये सुनिश्चित करता है कि संविधान की मूल पहचान किसी भी राजनीतिक बहुमत के दौर में भी बनी रहे। बिल्कुल, उसका चरित्र न बदले। ये सब जानने के बाद एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब आप अगली बार प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, इन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब होगा?